नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम अब तक इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ चुके हैं और अब हम दूसरी टॉपिक की बात कर रहे थे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन में आप लोग ये पढ़ रहे थे कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है और काल विभाजन की आवश्यकता क्या है और क्यों पड़ी ऐसी आवश्यकता कि जिससे काल विभाजन करना पड़ा। तो आपने उसमें रेने वेलेक की परिभाषा देखी कि वो कह रहे थे कि नामकरण करना और काल विभाजन करना साहित्य के लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए, अध्येता के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उसमें लोग क्या करते हैं कि जो हमारा साहित्य होता है, जो इतिहास होता है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, वह एक घटनाओं का समूह बन जाएगा और लोग मनमाना नामकरण करने लगेंगे, किसी भी कालखंड का अपने अनुसार नाम रख लेंगे और जो हिंदी साहित्य है उसका हम क्रमिक अध्ययन नहीं कर पाएंगे और उसका दिशाहीन प्रवाह होने लगेगा। उसकी जो प्रवृत्तियां हैं उसके आधार पे नामकरण न करके किसी और आधार पे अपने तरीके से मनमाने ढंग से उसका नामकरण और विभाजन करेंगे। इसलिए ज़रूरी होता है कि किसी भी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण किया जाए या उसे कालखंडों में बांट दिया जाए और उसका एक उचित नामकरण कर दिया जाए, ताकि जो अध्येता हैं, विद्यार्थी हैं, वो उसका अध्ययन जब करें हिंदी साहित्य के इतिहास का तो उनको सुविधा हो और एक उचित नामकरण हो, एक उचित काल का उचित नामकरण हो, उसका मनमाना नामकरण न हो और एक उस दिशाहीन प्रवाह या फिर घटनाओं का समूह न बन के रह जाए, बल्कि हम समग्र इतिहास का अध्ययन करने में हमें सुविधा हो। इसके लिए हमें नामकरण करने की और विभाजन करने की आवश्यकता महसूस होती है। और अब हम देखेंगे आज की कक्षा में कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण में ये काल विभाजन और जो काल विभाजन है इसका आधार क्या है। यानी कि जो हमारा हिंदी साहित्य है, पूरा का पूरा हिंदी साहित्य जो 9 वर्षों का है, उसको कई कालखंडों में विभाजित कर दिया गया है और उसमें क्या कहा गया है कि जैसे 4 कालखंडों में उस पूरे हिंदी साहित्य को विभाजित किया गया और उसका एक उचित नामकरण किया गया है। तो वो नामकरण या वो विभाजन किस आधार पे किया गया है, ये आज हम इस कक्षा में देखेंगे। तो ये हम देखते हैं कि पहले नंबर पे यानी कि काल विभाजन का आधार क्या रहा। तो काल विभाजन का जो सबसे पहला आधार होता है ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पे, यानी कि कोई भी इतिहास है, कोई भी साहित्य है, उसका जो हम वर्गीकरण करते हैं वो किस आधार पे करते हैं, उसका नामकरण किस आधार पे करते हैं, ये आधार हम जानेंगे। तो किन किन आधारों पे हो सकता है। सबसे पहले नंबर पे हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर कोई भी इतिहास हो, तो उसका जो वर्गीकरण होगा, सबसे पहला आधार हम क्या देखते हैं कि ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पे हम साहित्य को ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पे विभाजित कर सकते हैं, उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ऐतिहासिक आधार क्या हो सकता है? ऐतिहासिक आधार का जो कालक्रम है, यानी कि जैसे आप हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं तो जो उसका वर्गीकरण है आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये क्या है? ये ऐतिहासिक कालक्रम है। यानी कि आदिकाल में क्या क्या चीज़ें चल रही थी, कैसी प्रवृत्तियाँ चल रही थी, किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कैसी रही हैं उस समय की, उस समय कौन कौन से आंदोलन हो रहे थे या फिर किस प्रकार के साहित्य लिखे जा रहे थे। तो ये क्या हो गया, उसको हमने पहले को कहा कि जो प्रारंभ की अवस्था थी, यानी कालक्रम देख रहे हैं तो जो प्रारंभ की अवस्था है उसे हमने आदिकाल कह दिया या प्रारंभिक काल कह दिया। सिर्फ बीच की जो अवस्था है उसे मध्यकाल कह दिए। फिर उसके बाद की जो अंतिम अवस्था है उसे आधुनिक काल कह दिया, यानी कि जो आधुनिकता बोध से ग्रसित है तो उसे हम आधुनिक काल कह दिए। ये क्या हो गया? ये ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पे हम नामों का वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी कि जैसे कौन कौन सा हो सकता है? आदिकाल, किसी कालखंड को आप आदिकाल कह रहे हैं, मध्यकाल कह रहे हैं, और आधुनिक काल कह रहे हैं। तो ये क्या है? ये ऐतिहासिक कालक्रम है। ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पे ये क्या हो गया? ये साहित्य का वर्गीकरण हो गया। दूसरा आधार क्या हो सकता है वर्गीकरण करने का? दूसरा आधार हो सकता है कि शासक और शासन काल के आधार पे। शासक और शासन काल के आधार पे हम कैसे इतिहास को बांट सकते हैं? जैसे जिस समय जिस भी शासक का शासनकाल चल रहा हो, हम उसके नाम पे ही उसके
समय को, उसके कालखंड का पूरा नाम रख देते हैं कि ये उनका समय चल रहा था। जैसे विक्टोरिया युग, ये एलिजाबेथ युग, ये सब क्या हैं? एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा युग, ये सब क्या हो गया? ये शासन काल और शासक के नाम पे। जैसे कि जब एलिजाबेथ का शासन चल रहा था तो उनका शासन, या वो जब से उनका शासन काल शुरू हुआ और जो अंतिम अवस्था थी उसके कालखंड को हमने एलिजाबेथ के ही नाम पे रख दिया। फिर उसके बाद रानी विक्टोरिया आती हैं तो विक्टोरिया के नाम पे हमने विक्टोरिया युग रख दिया। भारत में मराठा युग एक समय में अपने चरमोत्कर्ष पे था तो हमने उस पूरे शासनकाल के आधार पे उसका नाम रख दिया कि मराठा युग है ये, क्योंकि मराठाओं का, उनकी शक्ति का जो चरमोत्कर्ष है, उनके यश का, तो हमने उसके आधार पे रख दिया। फिर देखते हैं तीसरा आधार। तीसरा आधार क्या हो सकता है? युग प्रवर्तक साहित्यकार के आधार पे। तीसरा विभाजन हम किस आधार पे कर सकते हैं? नाम या नामकरण, वो युग प्रवर्तक जो साहित्यकार हैं उनके आधार पे। जैसे किसी समय में कोई एक ऐसा साहित्यकार आता है उस जिसके समय में विभिन्न प्रकार के साहित्य लेखन में सुधार होता है या नई नई विधाओं का प्रणयन होता है। बहुत सारे साहित्य में साहित्य का जो लेखन की परंपरा है वह भी बहुत समृद्ध हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि युग प्रवर्तक जो साहित्यकार है वो एक युग का निर्माण करता है, उसका प्रवर्तन करता है। तो जिस भी युग साहित्यकार के समय में जो ऐसी भी प्रवृत्तियां चलती हैं तो हम उसके नाम पे ही उसका नामकरण कर देते हैं। जैसे आप हिंदी साहित्य में देखते हैं कि भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ये सब क्या है? द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, ये सब युग प्रवर्तक लोगों के प्रेमचंद युग, ये सारे जो हैं ये युग प्रवर्तक साहित्यकार है। आप भारतेंदु युग में देखते हैं कि नहीं, जो हिंदी साहित्य है गद्य की प्रथा बढ़ती है और गद्य लेखन शुरू होता है इसमें। और गद्य में भी सिर्फ किसी एक विधा में रचनाएं नहीं होती बल्कि विभिन्न विधाओं का प्रणयन करते हैं भारतेंदु जी। बहुत सारी नई नई विधाओं को साहित्य में लेके आते हैं और उसमें साहित्य रचना करने का प्रयत्न करते हैं। इनको देख करके बहुत सारे रचनाकार आगे बढ़ते हैं उस क्षेत्र में और विभिन्न विधाओं में रचनाएं करते हैं। तो इसलिए हम भारतेंदु युग उनके नाम पे ही रख दिए। द्विवेदी जी का युग आता है जो साहित्य में भाषा से संबंधित, व्याकरण से संबंधित बहुत सारे सुधार पे जोर देते हैं, तो हमने उनके नाम पे द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग नामकरण कर दिया। ऐसे ही प्रसाद जी आते हैं, नाटकों की एक समृद्ध परंपरा उस समय चल पड़ती है और बहुत सारे जो रचनाकार होते हैं नाटक लिखने में रुचि लेते हैं और बहुत सारे नाटकों का प्रणयन भी होता है, तो हम उनके नाम पे रख दिए कि प्रसाद युग हो गया। प्रेमचंद आते हैं, उपन्यास और कहानी की रचनाएं ढेर सारी होती हैं और इनको उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके युग पे जो कथा विधा है, कहानी की विधा है, उपन्यास की विधा है, इनमें इनके समय में काफ़ी जोर पे थी, चरमोत्कर्ष पे थी। तो इसलिए हमने कह दिया कि ये प्रेमचंद युग हो गया। ये क्या है? ये सब लोग साहित्यिक युग प्रवर्तक हैं। इन्होंने अपने समय में एक नए युग का प्रवर्तन किया है, इसलिए इनके नाम पे ही इतिहास का नामकरण कर दिया गया। अब चौथा आधार हम क्या देख सकते हैं? चौथा आधार क्या हो सकता है विभाजन का? चौथा आधार राजनीतिक नेता के आधार पे, यानी जो भी शासनकाल चल रहा है जिसमें साहित्य रचनाएं हो रही हैं ढेर सारी, तो उस समय का शासक कौन है, उस शासक का शासनकाल किस प्रकार का है, हम उसके आधार पे भी साहित्य का नामकरण कर सकते हैं। ये भी एक आधार हो सकता है। जैसे राजनीतिक जो नेता होते हैं या फिर कोई समाज सेवक हो गया, उनके शासनकाल में एक बहुत बड़ा सुधार होता है या फिर जो देश होता है, जनता होती है, प्रगति पथ पर अग्रसर होती है, तो हम उसके नाम पे ही उसका नामकरण कर देते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं स्टालिन युग, गांधी युग, नेहरू युग। ये क्या है? ये
जो राजनीतिक नेता हैं, ये सारे लोग राजनीतिक नेता हैं। कहीं ना कहीं इनके समय में जो समाज रहा है उसको एक नई दिशा मिली है। जैसे गांधीवादी युग जब आता है, जब गांधी जी थे तो गांधी जी का देश में काफ़ी प्रभाव था। उनसे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रभावित होता था। कहते थे ना कि चल पड़े दो डग जिस ओर, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। तो गांधी जी जिस तरफ जाते थे उसी तरफ हजारों हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, अरबों की संख्या में लोग चलने के लिए तैयार हो जाते थे, चलने लगते थे। यानी गांधीवाद से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। बहुत सारे हिंदी साहित्य के रचनाकार भी युग से, गांधीवाद से प्रभावित हैं, गांधी दर्शन से। तो इसलिए उनके नाम पे हम गांधी युग रख दिए। नेहरू युग, नेहरू के समय में हमारा भारत में बहुत सारे आधुनिक परिवर्तन होते हैं। भारत को एक नई दिशा मिलती है। इसलिए हमने क्या किया कि नेहरू युग रख दिया। जो वर्तमान समय चल रहा है वो कौन सा युग हो सकता है? वर्तमान युग को हम देखें तो कह देंगे कि योगी मोदी युग चल रहा है, क्योंकि योगी और मोदी से भी वर्तमान जनता काफ़ी प्रभावित है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो वर्तमान युग चल रहा है योगी मोदी का युग चल रहा है। तो ऐसा भी नामकरण किया जा सकता है, ये भी एक आधार होता है नामकरण करने का। 5वें नंबर पे क्या आता है? राष्ट्रीय सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों के आधार पे। जैसे साहित्य में विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय आंदोलन, यानी जो देश है, देश में बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन चलते हैं, क्योंकि अपने शासक से और उसके शासन व्यवस्था से जनता प्रभावित होती है। तो विभिन्न प्रकार के आंदोलन छेड़ देती है, राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं। जैसे जब हमारा देश गुलाम था तो कई सारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे। फिर सामाजिक आंदोलन, समाज में सुव्यवस्था कायम करने के लिए कई प्रकार के सामाजिक आंदोलन होते हैं। सांस्कृतिक आंदोलन, अपने संस्कृति को बचाने के लिए या धर्म को लेकर के किसी भी प्रकार के कई सारे आंदोलन होते हैं। तो उसके आधार पे हम क्या करते हैं? युग का या नामकरण करने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि भक्ति काल आता है हमारे यहाँ, भक्ति काल नामकरण आप लोग देखते हैं। भक्ति काल और रीतिकाल, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये भक्ति काल, रीतिकाल, ये रीतिकाल इसमें नहीं आएगा। इसमें और क्या आ सकता है? जागरण काल आप देखते हैं, पुनर्जागरण काल देखते हैं, पुनर्जागरण काल, सुधार काल, ये सब क्या है? ये सब धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलनों के आधार पे नामकरण किया गया है। तो ये जो भी नामकरण है भक्ति काल, जिस समय भक्ति की भावना जोरों पर थी, चरम पे थी, तो हम उसके आधार पे एक नामकरण कर देते हैं कि ये भक्ति का युग रहा। इसमें बहुत सारे जो कवि रहे, साहित्यकार रहे, भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो ये भक्ति काल हो गया। पुनर्जागरण काल, जैसे भारतीय हिंदू युग आता है तो आधुनिक युग में लोगों में पुनर्जागरण आता है देश के प्रति, अपने राष्ट्रीय धरोहरों को बचाने के लिए या सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने के लिए। तो ये उस समय की जनता जो सोई पड़ी थी, रीति काल के युग में क्या था कि वो जो भोग विलास में डूबी हुई थी जनता, अपने अधिकारों के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति उदासीन थी, उसमें पुनर्जागरण आता है। एक जागरण तो भक्ति काल में आता है और दूसरा पुनर्जागरण होता है भारतीय हिंदू युग में। तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसमें उसके आधार पर उसका नाम पुनर्जागरण काल रख देते हैं। फिर द्विवेदी युग आता है, तो साहित्य में भी कई प्रकार के सुधार होते हैं, इसलिए हमने उसका सुधार काल नाम रख दिया। ये सब हो गए, ये हमारे राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों के आधार पे नामकरण है। तो ये भी एक आधार हो सकता है। और छठा आधार क्या हो सकता है? साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पे, यानी कि जिस युग के जो भी साहित्य है, उस युग की जो युगीन प्रवृत्तियाँ होती हैं, उस युगीन प्रवृत्तियों के आधार पे भी हम नामकरण कर सकते हैं। जैसे रीतिकाल, आप लोग रीतिकाल देखते हैं। रीतिकाल हो गया, छायावाद हो गया, प्रगतिवाद हो गया, प्रयोगवाद हो गया। ये सब क्या है? ये प्रवृत्तियों के आधार पे नामकरण है। ये सारे जो रीतिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सब क्या है? ये सब प्रवृत्तियों के आधार पे जो उस समय की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ थी। यानी कि एक ऐसा समय हमारे भारतवर्ष में आता है जिस समय
साहित्यकार लोगों का काम क्या था? श्रृंगारिक रचनाएं करना। एक रीति थी बधी बधाई, नायिका भेद ग्रंथ लिखने का, लक्षण ग्रंथ लिखने का, या राजाओं की प्रशंसा करने का, कुछ अपने जीविकोपार्जन के लिए राजाओं की प्रशस्ति गान करने का। तो वो काल क्या कहलाया? श्रृंगार काल या रीति काल के नाम से हमने उसकी प्रवृत्तियों को देखा कि उसमें श्रृंगारिक भावनाएं हैं, रीति की बधाई परिपाटी पे लोग चल रहे हैं सारे साहित्यकार और रचनाकार, तो हमने उसका रीति काल नाम दे दिया। छायावाद काल एक ऐसा काल आता है कि हम में रहस्यवाद और छायावाद का ये प्रवृत्ति देखते हैं कि उसमें छायावादी प्रवृत्ति है कि जैसे निराला की रचनाएं जो हो गई, प्रसाद की रचनाएं, पंत की रचनाएं, महादेवी की रचनाएं, उसमें एक रहस्य भावना का उद्घाटन किया जाता है, एक अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा की भावनाएं प्रकट की जाती हैं। तो हमने उसको कह दिया कि उस जो अज्ञात सत्ता है उस या फिर ईश्वर है, उसकी छाया का भान हो रहा है। उसकी छाया का भान होने के कारण हमने क्या कहा कि ये छायावाद युग है। प्रगतिवाद आता है, बहुत सारे नए प्रकार की रचनाएं होने लगती हैं, साहित्य में प्रगति होती है, तो ये प्रगतिवाद हो गया। प्रयोगवाद हो गया, साहित्य में और नए नए प्रयोग होने लगे और नई नई प्रकार की रचनाएं, नए विधाओं की रचना होने लगी, तो हम उसको प्रयोगवाद कहते हैं। ये क्या हो गया? आज आपने देखा कि ये हमारे काल विभाजन का आधार क्या है, यानी हिंदी साहित्य का जो भी इतिहास है, इसका पूरा नामकरण कैसे हुआ, जो काल विभाजन किया गया उन सभी कालखंडों का नामकरण किस प्रकार से होता है और कैसे कैसे नामकरण किया जा सकता है, उनके नामकरण का आधार क्या हो सकता है, ये आज के हम कक्षा में देखें। अब जब हम अगली कक्षा में मिलेंगे आपसे, तो अगली कक्षा में हम सभी ऐसे विद्वानों को देखेंगे, यानी कि उन इतिहासकारों को देखेंगे जिन्होंने नामकरण करने का प्रयास किया है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण करने का प्रयास किया है। तो हम एक एक करके सबको देखेंगे कि कहाँ से या फिर किस साहित्यकार ने सबसे प्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करने का प्रयत्न किया है। हम उससे लेकर के और अब तक जितने भी विद्वान आए हैं या इतिहासकार आए हैं जिन्होंने काल विभाजन करने का प्रयास किया है, उसका नामकरण करने का प्रयास किया है, हम एक एक को सबको देखेंगे और उनके नामकरण करने का आधार क्या रहा है, उनमें दोष कौन सा रहा है, यानी कि जो त्रुटियाँ हैं या फिर जो गुण हैं उसका महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखो वीडियो में आया नहीं ना, हम बंद करने के लिए बोल रहे हैं। बंद है कि क्या दिक्कत है, जब कर जाएगा तो। हाँ, लेकिन फिर भी